तफसील की ओर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सुर्खियों के बाद खबरों की ओर चलेंगे। बात करेंगे सबसे पहले उस खबर की जिसने पूरे मुल्क के अंदर लोगों को हिला दिया है। बात अहमदाबाद गुजरात की है, जहां पर तैयारा हादसे का शिकार हुआ, जहां पर कई अफराद लुक़्मे अजल बने और वज़ीर आज़म मोदी गुजरात के दौरे पर गए हैं। हादसा का भी उन्होंने जायज़ा लिया। हादसे के जायजे के हवाले से उन्होंने मीटिंग भी बुलाई, मीटिंग की है और क्या कुछ हो सकता है इन तमाम चीज़ों के हवाले से जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं या वहाँ के जो आला हुकाम हैं उनके साथ बैठक की गई है। बात करें कल की, तो कल ये हादसा पेश आया था, लेकिन उसके बाद ही दाखिला वजीर अमित शाह खुद वहाँ पे दौरे पर गए थे और उसके बाद अब वज़ीर आज़म मोदी भी आज गुजरात अहमदाबाद के दौरे पर हैं। पहले उन्होंने हादसे के जाए वक़ूअ का जायज़ा लिया, उसके बाद अस्पताल की जानिब भी जो है वज़ीर आज़म मोदी गए हैं और ख़ास करके उन्होंने अस्पताल के अंदर उस शख्स से बात की जो इस हादसे में जिंदा बच पाए हैं। लेकिन बात करें तो तैयारा हादसे में अभी तक 265 अफराद हिलाक हुए। बात करें 242 अफराद इसमें सवार थे, लेकिन उसके बाद जिस हॉस्टल पे ये गिरा है वहाँ पर भी कई लोग लुक़्मे अजल बने हैं और कुल मिलाकर की तादाद अब 265 तक हो गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त अहमदाबाद गुजरात की, जहाँ वज़ीर आज़म मोदी खुद गुजरात के दौरे पर पहुँचे हैं और तबाहकुन अहमदाबाद तैयारा हादसे के एक दिन बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल में ज़ख्मियों की इयादत की है। वहाँ उसे जहाज़ के अंदर उस एक शख्स से मुलाकात उसे मौजज़ाती तौर पर बच जाने वाले विश्वास कुमार रमेश से हुई है, जो ना सिर्फ हादसे में बच गए हैं बल्कि आग के मलबे से बाहर निकल आए हैं। आपको बताएं ये जो फ़्लाइट थी अहमदाबाद लंदन को तवील फासले के सफ़र के लिए ईंधन दिया गया था और इसके नतीजे में हादसे के चंद ही सेकेंडों में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी और उसके नतीजे में ये सारे मुसाफिर हिलाक हुए थे। लेकिन बात करें तो वहीं पर टाटा ग्रुप की जानिब से 1 करोड़ इमदाद के तौर पर भी कल ऐलान किया गया था, लेकिन आज वज़ीर आज़म मोदी खुद जाए वक़ूअ का जायज़ा ले रहे हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर जहाँ पर वो जहाज़ गिरा था और साथ ही जो अस्पताल है वहाँ पर भी वज़ीर आज़म मोदी गए हैं। जो जख्मी वहां से एक बच पाया है रमेश कुमार विश्वास, उनसे भी मुलाकात की है। साथ ही जो बकिया लोग हैं उनके लवाहिकीन के लिए क्या कुछ किया जा सकता है इस पर खुसूसी इजलास भी बुलाया गया था और मीटिंग में अब कई फैसले आने की उम्मीद है। नाज़रीन भाई पर आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे जम्मू कश्मीर को, खासकर जम्मू की। तो इस वक्त शुमाली भारत में खुश्क और गर्म मौसम जहां देखने को मिला है। श्रीनगर में 34.2 डिग्री सेल्सियस गर्मी, वहीं जम्मू में 44 डिग्री सेल्सियस तक हरारत पहुंच चुकी है और गर्मी की शिद्दत से जम्मू में बिजली ट्रांसफार्मर्स आग की नजर हो गए हैं और साथ ही गर्मी की शिद्दत की वजह से जो लोड पड़ा है ट्रांसफार्मर्स पर, अभी तक जो तादाद बताई जा रही है, अभी गुज़श्ता 3 माह से लेकर अभी तक 3000 या 5000 के बीच में ट्रांसफार्मर्स जल चुके हैं, जिनमें से 3000 ट्रांसफार्मर्स के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि वो नाकारा हो चुके हैं। जम्मू डिवीजन में गर्मी की लहर की वजह से गुज़श्ता 3 माह के दौरान 3000 बरकी ट्रांसफार्मर जल चुके हैं। जम्मू डिवीजन में बढ़ती हुई गर्मी के 22 बिजली के ट्रांसफार्मर जलने से लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। एक आदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 3 माह में 300 से ज़ायद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर जल चुके हैं। अप्रैल के महीने में 600, मई में 1500 और जून के महीने में 900 ट्रांसफार्मर जल चुके हैं। ये तमाम ट्रांसफार्मर्स गर्मी और बढ़ते हुए लोड के बाइस जल चुके हैं। ताहम महकमा बिजली इनकी मरम्मत करके ट्रांसफार्मर्स भी लगा रहे हैं ताकि लोगों को रिलीफ दिया जा सके। और इसी पर शिल्पा शर्मा ने मुकम्मल तफसीलात ग्राउंड जीरो से लाई है, आपको सुनाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मामला पेश आया है।
जम्मू संभाग में तापमान बढ़ रहा है और इसी के साथ ट्रांसफार्मर के जलने की रफ्तार भी बढ़ रही है। विभाग के द्वारा जो आंकड़ा सामने आया है, अप्रैल माह में प्रतिदिन 20 के करीब ट्रांसफार्मर जले हैं। ये आंकड़ा मई माह में बढ़ गया, जहां पे प्रतिदिन 50 के करीब ट्रांसफार्मर जले और जून माह में इस समय प्रतिदिन 80 के करीब जो है वो ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। इन ट्रांसफार्मर की बात करें तो कुल मिलाकर जो बताया जा रहा है कि 5000 के करीब जो है वो रिजर्व किए गए, लेकिन अभी तक 3000 के करीब जो है वो ट्रांसफार्मर जल चुके हैं। और जम्मू संभाग में 44 डिग्री सेल्सियस जो है वो चौथे दिन भी जो गर्मी है यानी कि तापमान है उसे रिकॉर्ड किया गया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जम्मू दुनिया के सबसे गर्म स्थानों की सूची में शामिल हो गया और 44 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ जो है वो 68वें स्थान पर पहुंच गया है। अगर हम अप्रैल माह की बात करें तो पूरे माह में 600 ट्रांसफार्मर जले हैं, मई माह में 1500 और जून माह में 900, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इन 3 माह में 3000 के करीब जो है वो ट्रांसफार्मर जल चुके हैं। और इन ट्रांसफार्मर को जो है यानी कि ठीक भी इन ट्रांसफार्मर जहां पर ये ट्रांसफार्मर जले हैं वहां पर जो है वो विभाग के द्वारा कर्मचारी इसे ठीक करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक जो इन 3 माह में जो आंकड़ा है वो करीबन 3000 के करीब है कि 3000 के करीब ट्रांसफार्मर जल चुके हैं, क्योंकि इस समय जम्मू संभाग में काफी ज्यादा गर्मी जो है वो देखने को मिल रही है। और इसी के साथ अगर हम बिजली कटौती की बात करें तो बिजली कटौती भी हो रही है, क्योंकि विभाग का कहना है, विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि बिजली कटौती करना जरूरी है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में इस समय काफी ज्यादा लोड पड़ रहा है, जिसके चलते बिजली कटौती करना बेहद जरूरी हो चुका है। और ओवरलोड होने के कारण ये ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, क्योंकि एसी भी लग रहा है, फैन भी लग रहा है, कूलर भी लग रहा है, जिसके चलते ट्रांसफार्मर पे लोड पड़ रहा है और ट्रांसफार्मर जो है वो जल रहे हैं। तो इन 3 माह में जो आंकड़ा सामने आया है कि नजरे वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे इसराइल और ईरान के बीच में तनाज़े की, जहां पर देखें तो ईरान का कहना है कि इसराइल को दुनिया के नक्शे से ही अब मिटा दिया जाएगा। जो गलती इसराइल ने की है ये गज़ा नहीं है, और ख़ास करके जो सुप्रीम लीडर ईरान के हैं वहाँ उनकी जानिब से ये ख़ासतौर पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उनकी जानिब से भी अब हमला किया गया है। और इसराइल की जानिब से ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसराइल पर कुछ मिसाइल भी दागे गए हैं ईरान की जानिब से। और अब इसराइल की जानिब से जो बयान दिया गया है वो ये कि ईरान का जो इसराइल को दुनिया के नक्शे से ही अब मिटा दिया जाएगा। इस बार जो आयतुल्ला जो खामनई हैं उन्होंने कहा कि इस बार हमारा रद्द-ए-अमल इसराइल के लिए इंतहाई सख्त और नाकाबिल बर्दाश्त होगा। सहयूनी हुकूमत ने रिहायशी इलाकों पर हमला किया है, इसकी शैतानी फितरत अब पूरी तरह दुनिया के सामने खुलकर आ चुकी है। उन्हें सख्त सजा की तवक्को रखनी चाहिए, हमारी मसले अफवाज उन्हें जाने नहीं देंगी। ये इसराइल को इंतिमा दिया गया है ईरान की जानिब से। कई कमांडर और साइंसदान जो ईरान के शहीद हुए हैं इसराइल हमले में, लेकिन उनका काम भी जारी रहेगा, इस तरीके से आयतुल्ला खामनई ने कहा है। और अब मकसद सिर्फ एक है, इसराइल को नक्शे से मिटा देना। ये ईरान की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। और कई जो फौजी अमले हैं उसमें भी कई चेंजेस देखने को मिल रही हैं। कई लोगों को अब जो नए कुछ चेहरे हैं उनके हाथों ये जिम्मेदारियां सौंप दी जा रही हैं। तो कुल मिलाकर के अब इसराइल ने जहां पर यह हमला किया है वहीं पर अमेरिका ने इसे एक इसराइल की गलती करार दिया है। और अमेरिका ने साफ तौर पर यह वाजे किया है कि उनके पूछे बगैर ही इसराइल की जानिब से इस तरीके की कार्रवाई की गई है। और अब साफ तौर पर ईरान की जानिब से भी इसराइल की तरफ अब एक बड़ा इंतबा भी दिया जा रहा है और इसराइल पर कुछ मिसाइल दागने के हवाले से भी खबरें मौसूल हो रही हैं। नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे, वहीं बात करेंगे जिला उधमपुर की, जहां पर मंशियात के खिलाफ जंग जारी रखते हुए उधमपुर पुलिस ने पुलिस पोस्ट डमकोट के दायरा इख्तियार में गैरकानूनी तौर पर अफ्यून पोस्ट की काश्त करने पर एक शख्स को गिरफ्तार किया है। डंगीधर बैरोट मोंगरी में ममनुआ अफ्यून पोस्ट की काश्त के हवाले से खास इतला मिलने पर इंस्पेक्टर जनरल की तरफ से खुसूसी टीम तश्कील दी गई। परशोत्तम शर्मा SHO PS पंचेरी और PSI
कुलविंदर सिंह आईसीपी डमनोट की मदद से मौके पर पहुंचे और एक शख्स को डंगी बैरोट मोंगरी उधमपुर में अपनी निजी जमीन पर एफियन पोस्ट की काश्त करते हुए पाया। मुलजिम की शिनाख्त मान सिंह प्रभात सिंह डंगी धर बैरोट उधमपुर के तौर पर की गई है और इसके खिलाफ अब एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। तो ये सीधी तस्वीरें जहां पर एफियन और पोस्ट को इसको नाकारा बना दिया जा रहा है पुलिस टीम की जानिब से। नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे, वहीं बात करेंगे उस मामले की जो जम्मू कश्मीर के अंदर अब सियासत में जोर पकड़ता जा रहा है। बात है 75 उन असामियों की जो तहसील जो नायब तहसीलदारी के हवाले से JK-SSP की जानिब से हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आपको बताएं कि इन 75 असामियों के भर्ती के नोटिफिकेशन के लिए जिसमें उर्दू जुबान को कंपलसरी करार दिया गया है, उर्दू को कंपलसरी रखने पर अब जम्मू कश्मीर में सियासत भी काफी गर्म नजर आ रही है। कांग्रेस की जानिब से भी इस पर रद्द-ए-अमल आया था, लेकिन वहीं पर अब भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की जानिब से आज पुरअमन एहतजाज किया गया है जिसमें उर्दू को कंपलसरी से हटाने का मुतालबा किया गया है। क्या कुछ कहा है, शिल्पा शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। नायब तहसीलदार की पोस्ट से निकलने के बाद सियासत इस समय गर्मा चुकी है और सियासत ने नया रूप ले लिया है, जहां पर एक तरफ उर्दू को कंपलसरी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है और आज भी जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है, जहां पर काली पट्टी माथे पर बांधी है। दर्शाया जा रहा है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है और इससे ये कहीं ना कहीं एक रोष जो है वो काली पट्टी से दर्शाया जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा इस समय स्टूडेंट्स के द्वारा इस समय प्रदर्शन किया जा रहा है और देखिए सड़कों पर ये मार्च जो है वो निकाला जा रहा है। उर्दू को कंपलसरी करने की जो बात कही गई है उसको लेकर लगातार हर बार 2015, 2019 और 2024 में भी कई भर्तियों में जो है वो इसी प्रकार से प्रदर्शन करते हुए जो है विद्यार्थी नजर आए थे। बातचीत करेंगे इस समय हमारे साथ अरुण प्रभात इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कहेंगे, लगातार आपके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, लीडर ऑपोजिशन के द्वारा भी एक पत्र अल्जिम मनोज सिन्हा को लिखा गया है, क्या लगता है क्योंकि कुछ ही समय रह चुका है फॉर्म फिल करने को? हमारी मंशा एकदम स्पष्ट है कि जो 9 तारीख को नोटिफिकेशन निकाली गई उसके विरुद्ध हम लोग पहले दिन से हमने प्रदर्शन करना शुरू किया और सिग्नेचर कैंपेन पिछले 3 दिनों से चलाते हुए आज हम मजबूर हुए हैं कि हम सड़कों पर जब 45 डिग्री टेम्परेचर है, लोग अपने घरों में, सरकार अपने ऑफिसेज में एसी कमरों में बैठी है और नौजवान जो है वो सड़कों पर निकल करके अपने मंतव्य का इजहार कर रहा है और ये चीख चीख कर कह रहा है कि ये जो निर्णय है, नोटिफिकेशन है, हमें मंजूर नहीं है। नौजवानों के साथ ये उनको इस गंदी राजनीति का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। और दो दिन रह चुके हैं, 16 जून को फॉर्म फिल होने वाले हैं। अल्जिम मनोज सिन्हा को पत्र भी लिखा गया है, क्या इन 2 दिनों में इन पोस्टों को वापस लिया जाएगा या फिर ऑप्शंस यहाँ पर और भी दिए जाएंगे? हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और अब हमें विश्वास माननीय उपराज्यपाल महोदय से है और हम चाहते हैं कि माननीय उपराज्यपाल महोदय इस पर इंटरवीन करके इस जो उमर सरकार ने जो निर्णय लिया है इसको खारिज करें और उर्दू का कंपलसरी जो कंपोनेंट है उसको अच्छा, भेदभाव क्यों लग रहा है आपको कि क्यों भेदभाव किया जाता है? क्योंकि 2015, 2018 और 2024 में जब इस प्रकार की भर्तियां निकाली गई थी तो तब भी विद्यार्थी के द्वारा प्रदर्शन किया गया था और इससे पहले भी कई बार जो है वो उर्दू में विद्यार्थी फेल नजर आए हैं, क्या कहेंगे क्यों भेदभाव किया जाता है? 2019 के अंदर एक प्रेसिडेंट है। 2019 में जब 817 पर पोस्ट उत्तीर्ण हुए थे विद्यार्थी जिन्होंने फॉर्म भरे थे, उसमें से 126 विद्यार्थी उर्दू में फेल हुए थे। उसमें से 122 जो थे वो जम्मू से थे, जम्मू खित्ते से थे, क्योंकि जम्मू खित्ते में ना उर्दू पढ़ाई जाती है, ना सिखाई जाती है, ना सब्जेक्ट के नाते दिया जाता है सबको मौका। तो एक खित्ते को इस परीक्षा और भर्ती से बाहर करने की योजना है जो हमें स्वीकार नहीं है। काली पट्टी लगाकर आप क्या दर्शाना चाहते हैं? ये हम उमर सरकार को नौजवानों के खिलाफ जो निर्णय लिया है ये उनको काले रंग से प्रदर्शित कर रहे हैं। नौजवानों को उम्मीदें थी कि सरकार बनेगी, जितने बड़े बड़े वादे किए हैं वो उसको नीचे तक उतारने का कोशिश करेगी, पर यहाँ पर हुआ उसके उलट।
नौजवानों को भर्तियां तो 75 निकाली गई नायब तहसीलदार की, बट उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया जब उसके अंदर उर्दू को कंपलसरी करके 70% आबादी को उससे महरूम रखने की का विषय है, जो हमको कभी भी स्वीकार नहीं है। उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, इस समय काली पट्टी माथे पर लगाकर दर्शाया जा रहा है कि हमारे अधिकारों का, युवा के अधिकारों का हनन ना करे, क्योंकि कई युवा ऐसे हैं जो कि उर्दू भाषा जानते नहीं है और अक्सर परीक्षा जब आती है तो उर्दू भाषा में वो फेल हो जाते हैं। और इस समय लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि उर्दू को जो कंपलसरी किया गया है उसे हटाया जाए और फिर ऑप्शंस जो है वो लाया जाए। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। नाज़रीन, वहीं पर बात करें उधमपुर जिला में आज एक सड़क हादसा भी पेश आया। उधमपुर जिला के प्रिंस ढाबा के करीब सड़क हादसे में कम से कम 2 अफराद की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया है। हुकाम की जानिब से जानकारी मिली है कि गाड़ी नंबर JK 21 के 9427 रजिस्ट्रेशन वाली एक स्विफ्ट कार जम्मू से उधमपुर की तरफ जाते हुए प्रिंस ढाबा के करीब बेकाबू हो गई और हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद हिलाक और एक शख्स जख्मी हुआ है, जो इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज है। मरने वालों की शिनाख्त सुनील वर्मा, जिसकी उम्र 40, वल्द फ़कीर चंद, साकना आरसपुरा और अशोक कुमार के बतौर की गई है। जख्मी की शिनाख्त श्याम सिंह राजपूत, जिसकी उम्र 35 साल है, साकना आरसपुरा के तौर पर की गई है, जिसका इलाज अभी चल रहा है और हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। आगे बढ़ेंगे, वहीं पर बात करेंगे जिला डोडा के गुंदो भलीसा के अस्पताल के अंदर, जहां पर लोगों ने कहा कि 2 मुंतखब MLA के बार बार आने के बावजूद गुंदो सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बुनियादी सहूलत के साथ जद्दोजहद जारी रखे हुए है। वबाई अमराज यानी कोविड-19 जैसे जो अमराज आए थे उनके दौरान नसब ऑक्सीजन प्लांट 2 सालों से गैर फाल है, जिससे मुस्तकबिल में सेहत के मुमकिन बहरानों के लिए अस्पताल की तैयारी के बारे में खदशात बढ़ रहे हैं। मकामी नौजवान रहनुमाई इश्तियाक नायक ने MLA महराज मलिक और दलीप सिंह परिहार को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि महज तशहीर के लिए अस्पताल का दौरा करने के बजाय उन्हें ज़रूरी सहूलियात फराहम करने पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। रिहायशियों ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि MLA से बड़ी तवक्कात के बावजूद अस्पताल के बुनियादी ढांचे या खिदमात में कोई खास बेहतरी नहीं लाई गई है। और देखिए, जिस तरह से इस हॉस्पिटल में हम आज आए और ये ऑक्सीजन प्लांट देखा जो पिछले 2 साल से बंद पड़ा हुआ था, अब तो शुक्र अल्लाह का ये है कि हमारे BMO साहब यहाँ लोकल हैं, ये थोड़ा मैं समझता हूँ कि ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं इस हॉस्पिटल को डेवलप करने के लिए। और अब ये हमें देखने को मिला कि कहीं से इनका थोड़ा बहुत पैसा आया है इसकी रिपेयरमेंट के लिए, इसकी सर्विस के लिए, और ये ऑक्सीजन प्लांट जो है वो रिपेयर होगा। इसकी बड़ी ज़रूरत है, ये ऑक्सीजन प्लांट ऐसे ही नहीं आते। और मैं समझता हूँ कि यहाँ हमारे डेली के जो विधायक यहाँ उनके राउंड लगते हैं, जो यहाँ पे चक्कर काटने आते हैं, जो यहाँ पे वीडियोस बनाने आते हैं, अफसोस की बात है कि उनकी नज़र कभी इस पर नहीं पड़ी। उनने कभी ये देखने की कोशिश नहीं की कि ये ऑक्सीजन प्लांट है। ये ऑक्सीजन प्लांट ऐसे कोई मजाक में नहीं आता। उस समय कोरोना के टाइम ये चीज़ें आती थी और ये हॉस्पिटल की एक, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों में से ये एक इम्पॉर्टेंट है कि भाई ऑक्सीजन का हॉस्पिटल में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऑक्सीजन प्लांट जो है पिछले 2 साल से बंद पड़ा हुआ है। और जैसे मैंने कहा कि ये तो शुक्र है अल्लाह का कि ये हमारे BMO साहब यहाँ के लोकल है, इन्होंने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा के कुछ किया। तो मैं समझता हूँ कि ये हर किसी को, जो हमारे यहाँ विधायक आते हैं, उनको भी ऐसी ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए। और अब ये ऑक्सीजन प्लांट का तो चलो हो गया, लेकिन उनको कम से कम डॉक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए, जो हमारे MLAs हैं, कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल की हालत है, जो डॉक्टर्स है यहाँ पे। और ज़रूरत इस चीज़ की है कि 2-2 MLA, एक गांव से 2 MLA हैं, उनको इस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स लाने चाहिए, ना कि आकर यहाँ पे वीडियोस बनाएं और एक दूसरे डॉक्टर्स को और मज़ीद तंग करने की कोशिश करें। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे डॉक्टर्स हैं। और फिलहाल इस हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल जो है विदाउट डॉक्टर्स हैं। और 2 MLA हमारे इस एक ही गाँव से 2 MLA हैं, लेकिन फिर भी ये हॉस्पिटल जो है वो डॉक्टर्स के बगैर। देखिए अर्जुन जी, ये बड़े दुख की बात है कि इस ज़िला डोडा के सब डिवीज़न भलेसा से एक ही गांव से जो 2 MLAs हैं, और एक अलार्मिंग सिचुएशन है पूरी 1.5 लाख आबादी के लिए कि ये आप मेरे पीछे प्लांट देख रहे होगा, ऑक्सीजन प्लांट जो है 2 साल से जो बंद पड़ा हुआ है। लेकिन अब हमारे जो यहाँ लोकल ऑफिसर BMO गुंदो डॉक्टर फारूक साहब हैं,
उनकी कोशिशों से और डी साहब डोडा की कोशिशों से जो अब इसमें कोई फंड्स आई हैं इसकी सर्विस के लिए, मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे जो दोनों एमएलए हैं वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि कोविड जो है फिर यहाँ दस्तक दे रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस पे ध्यान दिया जाए दोनों एमएलएज जो हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हमारी साउथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुंदो में। और आप देखिए कि करोड़ों की लागत से हॉस्पिटल बना हुआ है, और आपने ये भी देखा कि इस हॉस्पिटल में अभी ना एनेस्थीसिया है, ना आपको चाइल्ड स्पेशलिस्ट मिलेगा, ना आई मिलेगा, ना आपको अल्ट्रासाउंड मिलेगा, और लगभग 85 करोड़ की लागत से हॉस्पिटल बना हुआ है। लेकिन आज तक जो है वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर डॉक्टर्स, फॉर मेडिकल स्टाफ, एंड डिस्पाइट वी हैव 2 MLAs राइट नाउ। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा दोनों MLAs से, चाहे भद्रवाह का हो चाहे डोडा का हो, वो इस गैस प्लांट को भी देखें, वो यहाँ हॉस्पिटल की जो खस्ता हालत है, यहाँ डॉक्टर्स नहीं हैं, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, उनको लाएं और ला के जो एक मैसेज दें कि हम जो हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। नाज़रीन, वहीं पर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ज़िला डोडा वक्फ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के कामों की सराहना की है। साथ ही उन्होंने MLA दलीप सिंह परिहार और MLA शक्तिराज परिहार का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने दूर दराज इलाकों के लिए नई सड़कों की तामीर के लिए PMGSY के ज़रिए सर्वे करवाया है, जो लोगों के लिए काफ़ी मुफीद था। आज का मुद्दा मकसद ये है कि हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारे रियासत जम्मू और कश्मीर के एक बहुत बड़ा पैकेज दिया, जिसमें PMGSY 4 की मंजूरी दी, और खाली सुबह जम्मू में तकरीबन 250 से ज़्यादा के आसपास खाली सुबह जम्मू में नई सड़कें मंजूर की, और जिसमें हमारे ज़िला डोडा में 3 कॉन्स्टिट्यूंसियों में 31 PMGSY रोड मंजूर की। और इन 31 में मैं आंकड़ा देखता था तो 14 या 16, अब कुछ एरिया जो बाहर का है मुझे इसकी पहचान नहीं हो रही है, लेकिन 14 प्लस ही सड़कें जो हैं हमारे दलीप सिंह परिहार साहब ने मेहनत करके ये 14 सड़कों के प्रोजेक्ट जो है सैंक्शन करवाए। और आज हम न सिर्फ दलीप सिंह परिहार साहब का, और बल्कि अपने MP, क्योंकि MP का भी इसमें बहुत अहम रोल रहता है PMGSY में, MP साहब जो हमारे MOS डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और आपको यहाँ पे ये देखना पड़ता है कि मुझे मौका मिला था बाई ईयर शक्तिराज परिहार जी के साथ कुछ एरियाज़ को इलेक्शन कैंपेन में लोगों के साथ मिलने का। तो कुछ एरियाज़ मैंने ऐसे देखे थे देसा साइड में, और वो जो पहले रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा था, तो उस एरियाज़ में मैंने कुछ ऐसी सड़कें देखी थी, ऐसे लोग देखे थे, ऐसे गांव देखे थे कि जो तरसते थे कि हम भी कभी रोड का मुंह देखें। देसा भाटा है और भी कुछ उस एरिया में कुछ पंचायतें हैं। तो मैं शक्तिराज परिहार जी ने उधर, हमने भी कमिटमेंट की थी इलेक्शन में कि आपको फर्स्ट फेज़ में ही सड़कें दी जाएंगी, लेकिन आज मैं इस लिस्ट में देख रहा था कि वो सारी सड़कें जो हमने ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन लोगों से कमिटमेंट की थी, तो हमारे शक्ति जी ने उन पर पूरा फोकस करके, आज मैं जब PRT पे उनको देखा तो भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हमारी सड़कें, मुझे उन लोगों की भी ज़्यादा खुशी हो गई कि हमारा ज़िला एक है, हमारा कल्चर एक है। तो परिहार साहब, शक्तिराज परिहार जी ने भी उन पर पूरा फोकस करके तो चलिए नाजरीन, उर्दू खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी 2:30 बजे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।